हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू पढ़ो भाई यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे हम करते हैं एनसीईआरटी बुक का डिटेल एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन और करते हैं ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और हम समझेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ लिया। अभी तक हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ लिया है। अभी तक रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अंदर हमने ये समझ लिया है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर हम ये जान चुके हैं कि एटम क्या होता है। एक टाइनीस्ट स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों बगल रिवॉल्व करता है। ठीक है, यहाँ तक हम जान चुके थे। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में कुछ ना कुछ डिमेरिट आए, इसीलिए बोर्स ने अपना एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया। उन्होंने अपना कुछ एडिशनल पॉइंट्स ऐड किए और रदरफोर्ड के डिमेरिट को ठीक किया। ठीक है, लास्ट क्लास हमने क्या देखा था? लास्ट क्लास हमने देखा था कि किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्यों आता है। ठीक है, हम जाने थे कि जब एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ठीक है, जब एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा होता है तो उसके ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन जब एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसी कंसेप्ट के ऊपर आज हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन से। ठीक है, ओके, देखिए इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए ब्रोमीन है, तो अगर इसके बारे में हमको बताना है कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, तो हमको सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, और ये भी पता होना चाहिए कि ये जो ऊपर वाला जो नंबर है ये मास नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो नीचे का जो नंबर है ये एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ठीक। तो अभी तक हमने ये देख लिया कि फॉर ए चार्ज स्पीसीज और न्यूट्रल स्पीसीज, ठीक है, अगर किसी एटम के ऊपर चार्ज आया हुआ है या फिर वो एटम न्यूट्रल है, ठीक है, दोनों केस में क्या होगा? एटॉमिक नंबर ऑलवेज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। नंबर ऑफ प्रोटॉन के, मैंने एक बात क्या बोला कि फॉर चार्ज स्पीसीज और न्यूट्रल स्पीसीज दोनों ही केस में क्या होता है कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो ऑलवेज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। बट अगर एटम हमारा न्यूट्रल है, ठीक है, इन दिस केस एटॉमिक नंबर जो होता है, क्या लिख दिया मैंने? फॉर न्यूट्रल एटम यहाँ पर एटॉमिक नंबर जो होगा वो ऑलवेज इक्वल्स टू होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो ये जो हमारा एटम गिवन है वो क्या है? हमारा एक न्यूट्रल एटम है। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि जो एटॉमिक नंबर है वो इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन के और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। ठीक है, नंबर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। ठीक, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे बताइए? नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए? 35, बहुत बढ़िया। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए? ये भी 35, बहुत बढ़िया। ठीक, अब हम क्या करेंगे? अब हम बोलेंगे कि मास नंबर पे आते हैं। अब मास नंबर क्या होता है बताइए फटाक से? हाँ, मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक, और ये किसके बराबर है? 80 के बराबर है। अब देखिए मास नंबर आपका है 80, प्रोटॉन आपको पता चल गया 35, तो यहाँ पे आप 35 रख दीजिए। ठीक है, अब बताइए क्या आप यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल लोगे? जो कि 80 माइनस क्या होगा? 35, 80 माइनस 35 विच इज इक्वल्स टू 45। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आया कि नंबर ऑफ हमारा जो न्यूट्रॉन है वो कितना है? 45 है। बोलो क्लियर हो गया? ये इलेक्ट्रॉन था। ठीक, तो यहाँ से हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये तीनों चीजें हमने यहाँ से डिटरमाइन कर ली है। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक, ये बातों को आपको ध्यान में रखना है, फर्स्ट और ये सेकेंड। ठीक, चलिए अब ये दोनों बातों के ऊपर ना हम क्या करते हैं? एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अपने एनसीईआरटी के अगले क्वेश्चन पे। वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2.2। ठीक, क्वेश्चन को खुद से करने का ट्राई करिए, वीडियो पॉज करके बढ़े आगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन
in a species is equals to 18, 16 and 16. Assign the proper symbol to the species. हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों चीजें पता है, ठीक है। अब हमको बताना है कि ये कौन सा एटॉमिक स्पीसीज होगा, ठीक है, और हमको ये बताना है कि ये जो हमारा एटम है इसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है या ये न्यूट्रल स्पीसीज है, ठीक है। एक बार ट्राई करिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, हमने जैसा अभी बताया कि फॉर एनी एटम ईदर न्यूट्रल और चार्ज, the number of proton is always equals to number of proton is equals to atomic number, ठीक है। और ये always ट्रूथ है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि इसका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है 16, ये क्या हो जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा, ठीक। जैसे आपको पता चला कि एटॉमिक नंबर इसका 16 है, आप फट से क्या लिख दिए, सल्फर, सल्फर लिख दिए, ठीक है। इसके बाद हमको फिर इसका निकालना है मास नंबर। अब मास नंबर क्या होता है बताओ, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, ये आपको पता है। प्रोटॉन कितने हो गए यहाँ पे 16 और न्यूट्रॉन कितने हो गए 16, तो आप बताओ मास नंबर 32 होगा। चलो, आपने यहाँ 32 लिख दिया है, बहुत अच्छे बच्चे। अब देखिए, अब आप क्या करोगे, अब बोलोगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो 18 है, तो इलेक्ट्रॉन के कारण चार्ज कितना होता है, -1, तो 18 इलेक्ट्रॉन के कारण चार्ज कितना हो जाएगा यहाँ पे, -18। प्रोटॉन के कारण चार्ज कितना होता है, +1, तो यहाँ पे 16 प्रोटॉन है तो यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा, +16 हो जाएगा, बहुत अच्छे। अब यहाँ पे टोटल चार्ज कितना हो गया, तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, -18 + 16 दैट इज -2। तो अब इस एटम पे आप चार्ज कितना बताओगे, कितना है, -2, बोलिए। ये समझ में आया आपको, बहुत बढ़िया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। अब फ्रेश पेज निकालिए कॉपी के अंदर और उसमें हेडिंग डालिए बोर्स एटॉमिक मॉडल। चलिए स्टार्ट करते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल। अपने कॉपी पे हेडिंग डाल लीजिए, बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल में हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ कि जब रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया तो उनके एटॉमिक मॉडल में कुछ डिमेरिट्स थी, तो उनकी डिमेरिट्स को ठीक करते हुए बोर्स ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था, ठीक है। तो इनके एटॉमिक मॉडल के अंदर बेसिकली 2 ऑब्जर्वेशन का कंक्लूजन था, ठीक है। 2 ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था। वो क्या ऑब्जर्वेशन था, पहला ऑब्जर्वेशन ये था, डुअल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर उन्होंने देखा था कि डुअल नेचर उसका शो कर रहा है। डुअल नेचर का कहने का मतलब कि उसका डुअल बिहेवियर है। कैसा बिहेवियर है, पहला तो वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है और समटाइम्स वो वेव की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो ये जो इसका डुअल बिहेवियर हो रहा है, इसके बेसिस पे इन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया अपना, ठीक है। सेकेंड चीज ये था कि इन्होंने क्या किया कि एटम के ऊपर लाइट डाल दिया। जब एटम के ऊपर लाइट डाला तो वहां पर क्या हुआ कि लाइट जस्ट स्प्लिट कर गई अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में, और उसके रिगार्डिंग जो हमें स्पेक्ट्रा मिला उसको बोला गया एटॉमिक स्पेक्ट्रा। फिर से सुनिएगा, जैसे हम क्या करते हैं, प्रिज्म लेते हैं, प्रिज्म के ऊपर लाइट पास करवाते हैं तो 7 कलर्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, तो वहां से जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम मिलता है, वहां से जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है। उसी तरीका से एटॉमिक एटम से जब हमने लाइट पास करवा दिया तो वहां से लाइट भी ब्रेक डाउन हो गया इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स, बट वहां पे जो स्पेक्ट्रम हमें मिला वो डिफरेंट था कंपेयर टू नॉर्मल स्पेक्ट्रम। मतलब वहां पे उन्होंने क्या देखा कि कुछ लाइट्स जो थी वो वहां पे मिसिंग थी, ठीक है। तो वहां से उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाला और उस कंक्लूजन को अपने एटॉमिक मॉडल के अंदर ऐड किया एंड देन अपना एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया। तो बेसिकली बोर्स एटॉमिक मॉडल जो है वो 2 पार्ट के अंदर कैटेगराइज है। अगर इस 2 पार्ट को हम समझ लेते हैं देन हम बोर्स एटॉमिक मॉडल को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो ये सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, सेकंड पॉइंट बोलता है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा। क्लियर है,
एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो ये 2 पॉइंट है जिनको बोर्स ने कंसिडर करके अपना एटॉमिक मॉडल स्टार्ट किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? बहुत अच्छे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से। ये है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, बताइए। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करने का मतलब कि सबसे पहले हम रेडिएशन वर्ड को देखते हैं। रेडिएशन वर्ड क्या होता है? ठीक है, रेडिएशन क्या है? रेडिएशन देखिए, जैसे सपोज रेडिएशन जस्ट एक मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है, ठीक है, विदाउट गेटिंग कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडीज। ठीक है, जैसे मान लीजिए दो बॉडी हमारा ये, ठीक है, और ये, ठीक, अब ये गर्म है तो इस बॉडी से इस बॉडी तक हीट कैसे पहुंचेगा? तो इसको टच करो तो यहाँ पे हीट पहुंच जाएगा। ठीक है, यही रास्ता है एक। ओके, नाउ एक दूसरा रास्ता क्या है कि ये बॉडी क्या करेगा, ये अगर हीटेड बॉडी है, इसके पास ये हाई टेम्परेचर पे है, तो ये कंटिन्यूअसली हीट को अपने सराउंडिंग में रेडिएट करता रहेगा, कंटिन्यूअसली हीट को सराउंडिंग में रेडिएट करता रहेगा। ठीक है, तो ये जो मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है इन द एयर विदाउट गेटिंग कॉन्टेक्ट टू टू दिस बॉडी, इस मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट को क्या बोलते हैं? रेडिएशन। ठीक है, इसका बहुत एक अच्छा एग्जांपल है, जैसे कि आप देखे होंगे कि कहीं पे आग लगा हुआ रहता है। ठीक है, सपोज कर लो कि यहाँ पे ऐसा आग लगा हुआ है, ठीक है, इस तरीका से। ठीक, अब इसके आसपास जितने लोग होंगे, ठीक है, इसके आसपास जितने लोग होंगे वो सबको उस आग की गर्मी का एहसास होगा। बोलो, तो ये पर्टिकुलर एक जोन बना दिया, जिस जोन के अंदर क्या हुआ कि वो हीट एनर्जी सबको पहुंच रही है। ठीक है, कोई तो ऐसा नहीं है जो आग को जाके छू रहा है, बस एक डिस्टेंस बना करके बैठ गए हैं, एक एक वो उस जोन के अंदर बैठे हुए जहाँ पे हीट एनर्जी उनको फील हो रही हो। तो यहाँ पे जो हमारा सेंटर में आग लगा हुआ है, जो फायर है, वो हर प्लेस तक अपना हीट एनर्जी का ट्रांसमिशन कर रहा है। तो ये कैसे हो रहा है? ये एयर के थ्रू जो ट्रांसमिशन ऑफ हीट है, ये एक पर्टिकुलर जो जोन बना दिया है, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी जो है रेडिएट हो रही है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसमिशन ऑफ जो हीट हो रहा है विदाउट गेटिंग कॉन्टैक्ट, इस मेथड को क्या बोलते हैं? हम लोग रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है, इस मेथड को क्या बोलते हैं? रेडिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर साइंटिस्ट लोग ने क्या देखा कि जब भी हम किसी बॉडी को हीट करते हैं, जैसे एग्जांपल हम आयरन का ले रहे हैं, तो आयरन को जब हम हीट करते हैं तो वो धीरे 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 ठंडा होते जाता है। क्या होते जाता है? किसी भी बॉडी को हीट करते हैं धीरे धीरे ठंडा होते जाता है। तो इसका मतलब उसके अंदर जो हीट एनर्जी थी, ठीक है, वो कहाँ गई? ठीक है, मैंने तो उसको टच नहीं किया, तो वो हीट एनर्जी को क्या किया? तो वो उस हीट एनर्जी को उसने इन्वायरमेंट, उसने सराउंडिंग के अंदर रेडिएट कर दिया। तो फॉर द हीट एनर्जी हम वर्ड यूज करते हैं थर्मल। तो हीट एनर्जी का रेडिएशन हो गया, तो हम इसको बोले थर्मल रेडिएशन। समझ में आ रहा है? ठीक, तो यहाँ पर उसने क्या देखा कि दीज आर कॉल्ड थर्मल रेडिएशन। किसी भी बॉडी को हीट करते हैं तो अपना हीट एनर्जी को सराउंडिंग में रेडिएट कर देता है, दैट इज कॉल्ड थर्मल रेडिएशन। अब थर्मल रेडिएशन जो चीज है, इसके ऊपर और रिसर्च चला और ये क्या पता चला कि ये थर्मल रेडिएशन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। थर्मल रेडिएशन जो है वो क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। कैसे पता चला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है? देखिए, यहाँ पर दो तरीके चीजें होती है। एक ऐसी चीजें होती है कि जिसको एक मीडियम चाहिए होता है प्रोपगेशन के लिए। ठीक है, देखिए कैसे, एक से मैं स्लाइड लगाता हूँ फिर बताऊंगा, जस्ट होल्ड करिए आप। ओके, चलिए देखिए, यहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो
उसका जो हीट है वो सराउंडिंग में, वो अपना हीट सराउंडिंग में क्या करता है, रिलीज कर देता है। तो इस फिनोमिना को क्या कहा गया, रेडिएशन। ठीक है, तो जब और आगे चल के एक्सपेरिमेंट्स हुए तो क्या ऑब्जर्वेशन पाया कि ये जो हीट का सराउंडिंग में जो रिलीज कर देना, ठीक है, ये किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। इट मीन्स दैट कि ये देखा गया कि देखो जो हमारा सन है, ठीक है, सन भी तो एक हॉट बॉडी है, ठीक है, हॉट बॉडी है, उसका जो हीट एनर्जी है वो अर्थ तक आता है, अर्थ तक आता है। तो ये जो हमारा स्पेस है, स्पेस क्या है, जस्ट वैक्यूम है, यहाँ पे हवा नहीं है, इट मीन्स कि नो मीडियम, कोई मीडियम नहीं है। तो अब सन जो है अपना हीट एनर्जी, ठीक है, रेडिएट कर रहा है और अर्थ तक पहुंचा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है। इट मीन्स कि जिस भी चीज को प्रोपगेशन के लिए मीडियम नहीं चाहिए होता है, ठीक है, उसको हम किस कैटेगरी में डाल दिए यहाँ पे, इसको बोल दिए कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो गया। ठीक है, इसको जो है प्रोपगेशन के लिए मीडियम चाहिए नहीं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो गया। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों नाम दिए, देखिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नाम इसीलिए दिए क्योंकि ये जो चीज है, ठीक है, ये जो हीट का जो रेडिएशन हो रहा है, ठीक है, फ्रॉम सराउंडिंग, फ्रॉम हॉट बॉडी टू द सराउंडिंग, ये जो है ये जो है इन द फॉर्म ऑफ वेव है। इस तरीके से हर जगह हीट का जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो एक वेव के फॉर्म में हो रहा है। और ये जो वेव है, ठीक है, इस वेव के अंदर जो है आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। ठीक है, ये जो वेव है, इस वेव के अंदर जो है आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहने का मतलब कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या यहाँ तक क्लियर है? तो अब देखिए क्योंकि ये एक वेव है तो इसीलिए बोला गया कि हर वेव का कुछ ना कुछ अपना कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है जो हम थोड़े देर में आगे समझेंगे डिटेल में। तो क्योंकि एक वेव है इसीलिए इसका कुछ एक अपना वेवलेंथ होगा और कुछ एक अपना फ्रीक्वेंसी होगा। अब इस वर्ड पे ज्यादा स्ट्रेस मत करिए, थोड़े देर में हम एकदम समझ जाएंगे, ठीक है। तो अभी तक हम क्या समझे, अभी तक ये समझे कि जो वेव नेचर के अंदर होर्स ने क्या ऑब्जर्वेशन किया था, ठीक है, उसने देखा कि जो कोई भी बॉडी को हीट करते हैं तो अपना हीट का रेडिएशन कर देता है सराउंडिंग में, ठीक है। अब ये जो रेडिएशन कर रहा है अपना हीट का, इट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। और ये जो रेडिएशन हो रहा है ये क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है। तो अब बात ये उठता है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस एटम से कैसे जुड़ा है, ये बात एटम से कैसे जुड़ी है, ठीक है। अब इस बात पे हम बहस करते हैं। देखिए फर्स्ट चीज ये था कि फिजिक्स के अंदर और ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, और क्या पता चला कि जब भी अगर कोई भी चार्ज बॉडी को, कोई भी चार्ज बॉडी को आप क्या करवाते हो, एसिलरेटेड मोशन करवाते हो। एसिलरेटेड मोशन का मतलब कि कंटिन्यूअसली उसका स्पीड इंक्रीज हो रहा होगा तो उसको बोलेंगे एसिलरेटेड मोशन है, या नहीं तो उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा और स्पीड सेम होगा, उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा, तब बोलेंगे एक्सीलरेटेड मोशन है। तो एटम के केस में क्या होता है कि सेकंड वाला केस होता है। क्या होता है कि देखिए न्यूक्लियस है ये, इसके अराउंड सर्कुलर पाथ है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो इसका वेलोसिटी इस पाथ पे सेम है बट इसका कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सीलरेटेड मोशन बोलते हैं। एक्सीलरेटेड मोशन बोलते हैं। एक्सीलरेशन मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो इसका, और वेलोसिटी एक्चुअल में एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका एक डायरेक्शन होता है और ये स्पीड होता है, ठीक है, दोनों को मिला करके हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो स्पीड तो क्योंकि इसका सेम आ रहा है
बट यहाँ पे इसका डायरेक्शन के अंदर चेंज आ जा रहा है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि वेलोसिटी के अंदर चेंज आ जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या हुआ, एक एक्सेलरेटेड मोशन हो गया। ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन हो गया, यहाँ तक क्लियर हो रहा है। तो छोटे छोटे चीजों को कंसीडर करके आगे बढ़ रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। ठीक, तो मैंने अभी बोला कि थ्योरी, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स क्या थ्योरी डेवलप हुई कि जब भी कोई चार्ज बॉडी को एक्सिलरेटेड मोशन करवाया जाता है तो वो भी एक काइंड ऑफ वेव एमिट करता है। ठीक है, जब भी कोई चार्ज बॉडी को एक्सिलरेटेड मोशन करवाया जाता है तो वो भी वेव को इमिट करता है। और वो किस टाइप का वेव होता है, वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या होता है, वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना। देखिए यहाँ पे लिखा है कि मैक्सवेल ने रिसर्च किया, ठीक है, और उन्होंने ये पता लगाया कि इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल मूव अंडर एक्सिलरेशन, अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रोड्यूस्ड एंड ट्रांसमिटेड। दिस फील्ड आर ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सिलरेटेड मोशन करवाया जाता है तो क्या होता है, उसमें से वेव इमिट होती है और उसका नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक साथ प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक साथ प्रेजेंट होता है। ठीक है, और टू बी मोर स्पेसिफिक वी कैन से दैट द वेव इन विच अल्टरनेट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रेजेंट एंड travels in the perpendicular direction टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, ये हम ज्यादा स्पेसिफिक तरीके से कह सकते हैं, बट हमें इतना पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही प्रेजेंट होती है। ठीक, अब देखिए, अभी तक जो हमने ये देखा कि रेडिएशन इज इन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और ये जो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये भी इज द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और सन से जो रेज आ रही है, जो लाइट है, ये भी इन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो तीनों ही एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तीनों ही एक ही कैटेगरी का बंदे हैं। तो क्या ये सारा चीज का बिहेवियर एक जैसा होगा? होगा। तो हमने अब इस इलेक्ट्रॉन के बारे में जो बातें करनी थी, अब इस चीजों को हमने अलग अलग चीजों से रिलेट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये भी अब हमको पता चल गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो हमने क्या बोला कि देखो, जस्ट एज लाइट वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसका जो प्रॉपर्टी होगा वो इस इलेक्ट्रॉन के प्रॉपर्टी से मैच करेगा। ठीक है, तो जैसे लाइट को हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला, अब उसी तरीका से इलेक्ट्रॉन को भी अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमने कहा। ठीक है, ठीक है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, light is in the form of radiation known from early days, and speculation about its nature dates back to remote ancient time. In early days, Newton's light was supposed to made up of particles. Maxwell was again the first to reveal that light waves are associated with oscillating electric and magnetic field. अब देखिए, मैक्सवेल जो थे उन्होंने ये बात पहले कही थी कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है जिसको एक्सेलरेटेड मोशन करवा रहे हैं तो उसमें से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएगा। और उन्होंने ये भी पहले इंसान थे जिन्होंने कहा था कि लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब यहाँ पर आकर के दोनों चीजों को उन्होंने रिलेट कर दिया, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब दोनों चीजें जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो दोनों का नेचर कहीं ना कहीं एक जैसा आएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में अब हमको पढ़ना है। ठीक है, अब हमको इलेक्ट्रॉन का समझने के लिए, इलेक्ट्रॉन का नेचर समझने के लिए, एटम्स के स्ट्रक्चर को जानने के लिए अब हमको क्या पढ़ना होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ना होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो अभी तक हमने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में क्या जाना कि भैया यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। क्या बोला मैंने, इट हैज बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड
ठीक है, दोनों ही इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक, इसके बाद ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो होती है आर बोथ परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो इसके अंदर प्रेजेंट होंगे वो क्या होगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ने यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे हम इमेज देख रहे हैं। ठीक है, इस इमेज के अंदर देखो, जो रेड वाला है हमारा, वो क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो यहाँ पे ब्लू वाला है ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक, अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पे देखते हैं। ठीक, इस पॉइंट पे देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है नीचे, ये नीचे जा रहा है, ये वेव ऐसे नीचे जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे है। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, ये बाहर की तरफ आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। तो हुआ ना एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ठीक, अब ये दोनों वेव एक दूसरे के परपेंडिकुलर है एंड perpendicular to each other and also perpendicular and also perpendicular to the direction of propagation and also perpendicular to the direction of propagation। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन मतलब कि वेव जिस डायरेक्शन में ट्रेवल करती है ना, उसी को बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। ठीक है, देखिए, अब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। ठीक, अब वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, इस डायरेक्शन में, देखिए डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। अब देखिए, अब ये ब्लू लाइन ये ब्लैक लाइन के परपेंडिकुलर में है, रेड लाइन ब्लैक लाइन के परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों ही वेव उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और साथ में जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है वेव उस डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर है। इसीलिए बोले कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। यहाँ तक क्लियर है एकदम? ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पलट लीजिए। ऑल्दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मोशन इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर, वी विल कंसीडर हियर ओनली फ्यू सिंपल प्रॉपर्टी। अब हम कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, एकदम वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, सारी चीजों का विजुअलाइजेशन आपको मिलते रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब हम आगे क्या देख रहे हैं, काफी इंटरेस्टिंग लाइन है ये, देखिए, द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल। ठीक है, इसका क्या मतलब है, देखो, जब भी मान लो कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये क्या करता है ना, ये देखो, एक्चुअली ये थोड़ा सा 12 क्लास से रिलेटेड है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा है ताकि ये चीजें ना एकदम चमक जाए। तो मान लो ये चार्ज पार्टिकल है, तो ये क्या करेगा ना, अपने चारों बगल ना क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक, अब देखो, इस तरीके से समझो ये रखा हुआ है एक इलेक्ट्रॉन, और इसके हर तरफ एकदम सीधा सीधा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह सीधा सीधा। अब इसको हम ऐसे ऐसे हिला रहे हैं, इस तरह ऑसिलेट करवा रहे हैं, तो अब इसके कारण जो यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी ऐसे 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 ऑसिलेट करेगा, तो ये भी ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो क्योंकि जब चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है तो वहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड जो होता है प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो भी ऑसिलेट करेगा। यहाँ से क्या समझ में आया कि जब आपका कोई भी चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा होता है तो वो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो ये जो हमारा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये देखो ये ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, ऑसिलेट कर रहा है, ये कैसे पता चला ऑसिलेट कर रहे हैं, देखो, पहले इसका पोजीशन 0 था, उसके बाद इसका पोजीशन एक मैक्सिमम वैल्यू को हिट किया, उसके बाद फिर 0 आया, फिर एक मिनिमम वैल्यू को हिट किया, फिर 0 आया। इसका मतलब जैसे आपका पेंडुलम ऑसिलेट करता है, ठीक है, मैक्सिमम पोजीशन, फिर मीन पोजीशन, फिर मैक्सिमम पोजीशन, फिर मीन पोजीशन, उसी तरीके से यहाँ पे भी ऑसिलेट कर रहा है। तो यहाँ पे जो ऑसिलेट कर रहा है, जो रेड वाला हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। तो क्यों ऑसिलेट कर रहा है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, और फिर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा देखो वो भी ऑसिलेट करेगा। ठीक,
अब समझ में आया ये फर्स्ट लाइन कितना अमेजिंग था। ठीक है, अब बढ़े अपने सेकेंड लाइन पे। सेकेंड लाइन क्या बोलता है, अनलाइक साउंड वेव और वेव प्रोड्यूस इन वाटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपागेशन। फर्स्ट लाइन समझ में आ गया होगा। सेकेंड लाइन काफी इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर any medium for propagation, any medium for propagation। इसी तरीका से हम लोग लाइट को कंसीडर किया। लाइट का एक एग्जांपल जस्ट अभी मैंने बताया ना कि सन से जो रेज आता है तो वहां पे क्या है, स्पेस है, और वहां से जो लाइट आ रहा है तो स्पेस में तो कोई कुछ नहीं है ना, वैक्यूम है, कोई मीडियम नहीं है, तो वहां से कैसे आ रहा है लाइट, एनर्जी आ रहा है हमारे तक। तो यहाँ से जो एनर्जी आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेव है, और वो वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम का जरूरत नहीं है। तो वो कौन सी वेव है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसको मीडियम का ट्रैवल करने की जरूरत नहीं पड़ा। तो यहाँ से हम देखते हुए ये भी बोल दिए कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसको किसी मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता है फॉर प्रोपगेशन। ये क्या क्लियर हुआ? मस्त था। चलो ठीक है, थर्ड पॉइंट को बाद में डिस्कस करेंगे, ये थोड़ा सा बाद में समझने वाला चीज है। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं और इस चीज को समझने का कोशिश करते हैं। ठीक, डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिट्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन। अब यहाँ से यहाँ जितनी भी बातें लिखी हुई है ये सारा हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो अब स्टार्ट करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। ठीक है, या फिर टॉप प्रॉपर्टी ऑफ वेव। ठीक है, तो कोई भी वेव है उसका क्या होगा, अपना कुछ ना कुछ खासियत होगा, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगा। उसका पहला प्रॉपर्टी क्या है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को किससे दिखाते हैं हम, ए से दिखाते हैं। ठीक है, इसका क्या डेफिनेशन है, तो इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट maximum displacement of the particle from its mean position। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, उसका एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कोई भी वेव कैसे बना। देखो सपोज कर लो ये आपका क्या है, पेंडुलम है, ये आपका क्या है, पेंडुलम है यहाँ पे। ठीक, अब क्या हुआ कि ये डिस्प्लेस किया, अपने मैक्सिमम पोजीशन तक पहुंचा। ठीक है, देखो ये आएगा अपना ऐसा मैक्सिमम पोजीशन तक पहुंचेगा, उसके बाद फिर ये बैक आएगा अपने मीन पोजीशन पे। ठीक, उसके बाद फिर इधर इधर की तरफ जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, फिर मैक्सिमम पोजीशन तक रीच करके ठीक है फिर बैक आएगा, इस तरीका से होगा। तो अब देखो अगर हम बोलते हैं, अगर हम यहाँ पे बोले कि ये पोजीशन इसके लिए था 0, इसके लिए था 1, ठीक है, +1, और इसके लिए था -1, डायरेक्शन के कारण प्लस और माइनस हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर हम बोले ये यहाँ पे +1 है, ये यहाँ पे -1 है, तो पहले ये 0 से कहाँ गया, ये 0 से गया +1 पे। ठीक है, उसके बाद फिर +1 से फिर कहाँ गया, फिर गया 0 पे, और फिर यह 0 से कहाँ गया, -1 पे, और -1 से कहाँ गया, 0 पे। इस तरीके से एक वेव बना। ठीक, अब ये जो वेव था वो अपने मीन पोजीशन से टू द एक्सट्रीम पोजीशन कितना वो डिस्प्लेस करता है, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अब ये जो हाइट है उसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, अब देखिए सपोज कर लीजिए कि दो वेव्स है अब यहाँ पे। ठीक है, अब एक और बात सुनते हैं कि दो वेव्स है। ठीक है, एक और वेव हम यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, इस तरीका से एक वेव हो गया। ठीक है, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे इसका +1 है, यहाँ पे 0 है, ये वाला यहाँ पे -2 है, और ये -1। ठीक, ये वेव, ये हमारा वेव 1 है, और ये जो है हमारा क्या है, वेव 2 है। ठीक, इसके लिए भी ये जो हाइट होगा वो हाइट होगा एम्पलीट्यूड, इसके लिए एम्पलीट्यूड 1 और ये एम्पलीट्यूड 1, 2 है।
ठीक है, तो हम बोलते हैं कि एम्पलीट्यूड 2 जो है वो ज्यादा है एम्पलीट्यूड 1 से। इसका क्या रिजल्ट होगा? कोई भी वेव है जिसके पास जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड रहेगा, ठीक है, यहाँ से ध्यान से सुनना कि एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, ब्राइटनेस उतना ज्यादा बढ़ेगा, ब्राइटनेस उतना ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा बढ़ेगा ब्राइटनेस उतना ज्यादा बढ़ेगा। मान लीजिए कोई हमारा बल्ब है, ठीक है, तो बल्ब है तो लाइट हमारा इमिट कर रहा है, तो वो जो लाइट है जो हमारे तक पहुंच रही है, ठीक है, उसमें जो उसमें क्या हो रहा है, वो भी एक वेव है, वो भी एक काइंड ऑफ वेव है, ठीक है, या फिर सन से जो हमारा लाइट आ रहा है वो भी एक काइंड ऑफ वेव है। तो वहां पे उस वेव का जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड रहेगा उसका ब्राइटनेस उतना ज्यादा इंक्रीज होगा। क्या बोला? वेव का जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड रहेगा ब्राइटनेस उतना ज्यादा इंक्रीज होगा, ठीक है। ओके, सेकेंड चीज पे पढ़ते हैं हमारा वेवलेंथ। ठीक, वेवलेंथ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं हम लैम्डा से, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है मीटर, सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए वेवलेंथ क्या होता है, तो इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ, ठीक। अब ये क्रेस्ट क्या होता है और ये ट्रफ क्या होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब ध्यान से सुनना, ठीक है, बहुत चीजें सिंपल है। और ये एक वेव आ गया, ठीक है। ओके, सबसे पहले ये समझो कि ये जो वेव था वो जीरो से स्टार्ट हुआ, अपने मैक्सिमम हाइट को पहुंचा, अगेन जीरो से स्टार्ट हुआ, फिर मिनिमम हाइट को अचीव किया, फिर ये जीरो तक पहुंच गया, तो ये क्या हुआ, कंप्लीट एक वेव हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर से ये वेव आगे बढ़ा, फिर मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा, फिर जीरो तक गया, उसके बाद फिर ये अपने जीरो तक पहुंच गया, ठीक है। इस तरीके से ये एक वेव हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितने वेव हुए? दो वेव हुए, ठीक, यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे हम बोलेंगे वेवलेंथ क्या होता है। देखिए ये जो इसका मैक्सिमम हाइट है, ये भी एक मैक्सिमम हाइट है, इसको क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। इसको क्या बोलते हैं? क्रेस्ट, ठीक। अब ये जो इसका मिनिमम है, ये जो इसका मिनिमा है, इसको मिनिमम हाइट है या फिर मिनिमम मिनिमा बोलते हैं इसको, और इसको क्या बोलते हैं? मैक्सिमा। इसको बोलते हैं मैक्सिमा, इसको बोलते हैं मिनिमा। ये जो इसका मिनिमा है इसको क्या बोलते हैं? ट्रफ। क्या बोलते हैं? ट्रफ। सब चीज आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर। तो अब देखो वेवलेंथ क्या होता है कि दो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं वेवलेंथ, दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं वेवलेंथ, ठीक है। तो आइदर आप क्रेस्ट को कंसिडर करो या आप ट्रफ को कंसिडर करो, ठीक है। तो क्योंकि आप यहाँ पे डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो इसलिए इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा? मीटर या फिर सेंटीमीटर या फिर मिलीमीटर, बहुत सारा यूनिट है, ठीक है। एंगस्ट्रम को भी कंसिडर करते हैं, याद रखना एक एंगस्ट्रम मतलब 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। ये एंगस्ट्रम बहुत बार यूज होगा और यही हमेशा यूज होता रहेगा, ठीक। नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ से एक बात और सीख लो कि वेवलेंथ के बारे में और ब्राइटनेस के बारे में मैं रिलेट करना चाहूंगा कि वेवलेंथ जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा, वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा, ठीक है, वहां पे क्या होगा? ब्राइटनेस उतना ज्यादा कम हो जाएगा। वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा ब्राइटनेस जो होगा, हाँ सॉरी, वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा ब्राइटनेस क्या हो गया, हाँ, वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा ब्राइटनेस उतना ज्यादा होगा। वेवलेंथ जितना कम होगा ब्राइटनेस उतना ज्यादा कम होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम यहाँ पे जो पढ़ा एम्पलीट्यूड और ब्राइटनेस के बारे में, और यहाँ पे जो पढ़ा वेवलेंथ और ब्राइटनेस के बारे में, अब ये दोनों चीजों को रिलेट कर देते हैं, ठीक है। वेवलेंथ ज्यादा होगा तो ब्राइटनेस ज्यादा होगा, और ब्राइटनेस कब ज्यादा होगा? जब हमारा एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। इट मीन्स दैट एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो वेवलेंथ भी ज्यादा होगा, ठीक।
ठीक, ब्राइटनेस कम होगा, कब कम होगा? जब हमारा एम्पलीट्यूड कम होगा तब हमारा ब्राइटनेस कम होगा। ठीक है, और ब्राइटनेस कब कम होगा? जब हमारा वेवलेंथ कम होगा। इट मींस दैट जब हमारा वेवलेंथ कम होगा तब हमारा एम्पलीट्यूड कम होगा, जब हमारा एम्पलीट्यूड कम होगा तब हमारा ब्राइटनेस भी कम होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम चीजों को और अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक, अब देखिए ये हमारा क्या है? रेड लाइट है। रेड लाइट का ये जो हमारा वेवलेंथ बता रहा है वो 750 है। यहाँ पे जो ब्लू लाइट है उसका जो वेवलेंथ बता रहा है वो 400 है। तो इसका वेवलेंथ ज्यादा है, ज्यादा डिस्टेंस है, इसका वेवलेंथ कम है, कम डिस्टेंस है। तो यहाँ पे जो रेड लाइट का जो ब्राइटनेस होगा वो ज्यादा होगा, मोर ब्राइट होगा ये। और जो ब्लू लाइट का जो ब्राइटनेस होगा वो क्या होगा? वो लेस ब्राइट होगा। ठीक है, ये कम ब्राइटनेस होगा। ठीक है, ओके। तो डिपेंडिंग अपॉन द वेवलेंथ ऑफ different electromagnetic waves are classified into different categories। कौन कौन सा कैटेगरीज है देखिए। सबसे पहला कैटेगरी है अल्फा रेस। ठीक है, उसके बाद एक्स रेस, यूवी रेस। ठीक है, ये हो गया विजिबल विजिबल स्पेक्ट्रम है। ठीक है, आईआर रेस, माइक्रोवेव्स, एफएम वेव, रेडियो वेव, एएम वेव, लॉन्ग वेव। तो ये जो है डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के कैटेगरी पे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आते हैं। ठीक है, तो आपको ना बेसिकली एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं कि अल्फा रेस का रेंज क्या है। तो अल्फा रेस का ये रेंज है पर्टिकुलरली। ठीक है, इसी तरीका से पूछते हैं कि विजिबल रेस का रेंज क्या है। तो 10⁻⁻8 से लेकर के 10⁻⁻6 के बीच जितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होंगे वो सारे हमारे विजिबल रेस के अंदर आएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, अब देखिए ये जो मैंने आपको अभी जस्ट बात बताई कि जो आपका वेवलेंथ जब बढ़ जाएगा तो ब्राइटनेस बढ़ जाएगा, और वेवलेंथ जब घट जाएगा और ब्राइटनेस घट जाएगा, इस चीज को विजुअलाइज करते हैं। चलिए अब देखिए ये हमारा क्या है? रेड लाइट है। ठीक है, रेड लाइट का हम जानते हैं कि इसका जो वेवलेंथ यानी लैम्डा है, लैम्डा बराबर वेवलेंथ, ये क्या है? ये वेवलेंथ इसका क्या है? मैक्सिमम है। ठीक है, जो रेड लाइट है उसका जो वेवलेंथ है वो क्या है? मैक्सिमम है। ठीक है, तो देखिए मैक्सिमम में, तो देखिए यहाँ पे आपका जो कैलेंडर को नोटिस करिए, ये जो कैलेंडर है वो बहुत अच्छे तरीके से आपको विजिबल हो रहा है। ठीक है, ओके। नाउ हम मूव करते हैं सेकंड। ये हमारा येलो लाइट है। येलो लाइट का वेवलेंथ रेड लाइट के कंपैरिजन में कम होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा? लेस ब्राइटनेस होगा। यहाँ पे ब्राइटनेस क्या हो गया? और ज्यादा कम हो गया। अब देखो ये कैलेंडर क्या अच्छे तरीके से विजिबल है। देखो पहले के केस को और अभी के केस को देखो, क्या कैलेंडर विजिबल है बढ़िया से? नहीं है ना, देखो नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे डार्क आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो डार्क नहीं आ रहा है, विजिबल है अच्छे से। ठीक, अब मूव करते हैं, ध्यान देना। अब सडन चेंज आपको पता चलेगा। देखो ब्लू लाइट, ब्लू लाइट पे आ गए। अब ब्लू लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो क्या होता है? वो मिनिमम होता है। ठीक है, इसका जो वेवलेंथ होता है वो मिनिमम होता है। तो यहाँ पे देखो वेवलेंथ कम है, इसलिए देखो ब्राइटनेस भी कम है। अब पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कैलेंडर है। ठीक है, ये आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? देखिए येलो लाइट, रेड लाइट। रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है विजिबल के कैटेगरी में, तो यहाँ पे इसका ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है। ओके, उसके बाद यहाँ पे येलो लाइट है। येलो लाइट का वेवलेंथ कम है, तो कम है तो ब्राइटनेस भी कम आ रहा है, कैलेंडर हमारा अच्छे तरीके से विजिबल नहीं है। फिर हम आते हैं ब्लू लाइट के ऊपर। ब्लू लाइट का ब्राइटनेस सबसे कम, इसका वेवलेंथ भी कम, तो यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कैलेंडर है। ये समझ में आ गया कि जो हमारा वेवलेंथ है या फिर जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो ब्राइटनेस को कैसे डील करता है। ठीक है, ब्राइटनेस के ऊपर कैसे डोमिनेट करता है, ये समझ में आ गया। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो फ्रीक्वेंसी होता है इट इज डिफाइंड एज it is defined as the number of
oscillations made by the particle, number of oscillation made by the particle in 1 second। एक सेकंड में कितना ऑसिलेशन हो रहा है या फिर एक सेकंड में कितना वेव पास कर रही है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है? उसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अब देखिए फ्रीक्वेंसी का हमारा यूनिट क्या होगा? फ्रीक्वेंसी का यूनिट होगा हमारा हर्ट्स, किलो हर्ट्स, ठीक है, मेगा हर्ट्स, यही होगा इसका फ्रीक्वेंसी का यूनिट। ठीक है, किलो हर्ट्स, KHZ, किलो हर्ट्स। ठीक है, अच्छा सिंबल क्या है फ्रीक्वेंसी का? फ्रीक्वेंसी को हम म्यू से दिखाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये एक, दो, तीन। ठीक है, सपोज कर लो यहाँ पे 1 सेकेंड हो रहा है। ठीक है, 1 सेकेंड, यहाँ पे 2 सेकेंड। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक वेव आया 1 सेकेंड में। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे 1 सेकेंड में 2 वेव आया। अब देखो यहाँ पे 1 सेकेंड में बहुत सारे वेव आ गए। तो देखो यहाँ पे 1 सेकेंड में एक वेव, ठीक, यहाँ पे 1 सेकेंड में 2 वेव, और यहाँ पे 1 सेकेंड में बहुत सारे वेव आ गए। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? इसका फ्रीक्वेंसी म्यू 1, इसका फ्रीक्वेंसी म्यू 2, इसका फ्रीक्वेंसी म्यू 3। तो अब हम फ्रीक्वेंसी के लिए अगर हम बोले किसका ज्यादा है, तो मैंने बोला था इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड बाय द पार्टिकल इन 1 सेकेंड, या फिर नंबर ऑफ वेव्स ट्रेवल इन 1 सेकेंड। तो यहाँ पे 1 सेकेंड में एक वेव, 1 सेकेंड में 2 वेव, 1 सेकेंड में बहुत सारे वेव, मतलब जो म्यू 3 है ये ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, उसके बाद म्यू 2, उसके बाद म्यू 1। ठीक है, समझ में आया क्या बात हुई? जितना ज्यादा वेव 1 सेकेंड के अंदर प्रोड्यूस होंगे उसका उतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा, या फिर जितना ज्यादा बार 1 सेकेंड में वो ऑसिलेट करेगा, जितना ज्यादा बार 1 सेकेंड में ऑसिलेट करेगा उसका फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा होगा। क्लियर है? ठीक, अब देखो जैसे एक और एग्जांपल से हम देखते हैं। मान लीजिए ये आपका डोर है, ठीक है, और डोर है, यहाँ से आपका आइसक्रीम वाला जा रहा है। ठीक है, यहाँ से आइसक्रीम वाला जा रहा है। ठीक, अब क्या होता है कि दिन भर में एक आइसक्रीम आता है। आइसक्रीम, आप आइसक्रीम का फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। ठीक, अब दिन भर में सपोज कर लो 50-50 आइसक्रीम वाले जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, बहुत सारे आइसक्रीम वाले जा रहे हैं। तो इसका मतलब आपके घर के पास आइसक्रीम मिलने की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा आइसक्रीम फ्रीक्वेंटली मिलते रहता है, आइसक्रीम लगातार मिलते रहता है। समझ में आ रहा है फ्रीक्वेंसी? ठीक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या बोलता है? अच्छा, टाइम पीरियड का यूनिट होगा सेकंड। ठीक है, टाइम पीरियड को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है। ठीक है, सेकंड। चलिए, तो इसका क्या डेफिनेशन है? इट इज डिफाइंड एज द टाइम required by a particle time required by the particle to complete one oscillation, एक ऑसिलेशन या फिर एक वेव प्रोड्यूस करने में जितना टाइम लग रहा हो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, सपोज कर लो यहाँ पे 1 सेकेंड है, यहाँ पे 1 सेकेंड है, यहाँ पे 2 सेकेंड है, यहाँ पे 2 सेकेंड है, यहाँ 3 सेकेंड है, यहाँ पे 3 सेकेंड। तरीके से हम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक, अब देखो ये जो वेव है, इसको, ये जो वेव है हमारा, ये 1 सेकेंड में कंप्लीट कर लिया अपना। ठीक है, ये वेव स्टार्ट हुआ और यहाँ पे 1 सेकेंड में एक वेव प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में इसको 1 सेकेंड लगा। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड क्या हुआ? 1 सेकेंड। ठीक, अब देखो सेकेंड वेव है, अब इसको कंप्लीट होने में 3 सेकेंड लगा, तो इसका टाइम पीरियड क्या हुआ? 3 सेकेंड। अब थर्ड वेव है, इसको कंप्लीट होने में 2 सेकेंड लगा, तो इसका टाइम पीरियड क्या हुआ? 2 सेकेंड। तो हम लिखेंगे टाइम पीरियड बराबर 1 सेकेंड, टाइम पीरियड बराबर 3 सेकेंड, टाइम पीरियड बराबर 2 सेकेंड। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वेव नंबर। ठीक है, वेव नंबर को हम म्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली इसका डेफिनेशन क्या बोला जाता है कि इट इज द रेसिप्रोकल
इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। टाइम म्यू बार हो जाएगा 1/t, तो इसीलिए इसका यूनिट क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। वेव नंबर हो गया नम इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। तो अब हम आते हैं वहां पे जहां से हमने एनसीईआरटी को छोड़ा था। देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के बारे में लिखा हुआ है, वेवलेंथ के बारे में लिखा हुआ है। एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज म्यू, है ना। हर्ट्ज हो गया, हर्ट्ज या फिर सेकेंड इनवर्स हो गया, ठीक। अच्छा, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स दैट पासेस एज अ गिवन पॉइंट 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना वेव पास हो रहा है, 1 सेकेंड में कितना वेव प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। उसके बाद हम आते हैं वेवलेंथ के ऊपर। वेवलेंथ के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं वेव नंबर के ऊपर, ठीक है। वेव नंबर के ऊपर हो गया, तो वेव नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, सॉरी रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, सॉरी 1/λ होता है। वेव नंबर होता है 1/λ, मैंने गलती से सेकेंड इनवर्स लिख दिया, तो वो वेवलेंथ बराबर होता है 1/λ, ठीक है। तो इसीलिए इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। ये मिस्टेक हो गया था, चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पे बढ़ते हैं वेव। अब देखिए ये जो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, और ये आगे चल करके काम देगा बहुत ज्यादा। ये क्या बोल रहा है कि जब वहां पे कोई भी मीडियम ना हो, ठीक है, जब वहां पे कोई भी मीडियम ना रहता है, ठीक है, तब जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है उसका ट्रेवल करने का स्पीड क्या होता है, ठीक है। जिस स्पेस से हमारा सनलाइट आ रहा है, वो जो लाइट है, वो जो लाइट इन द फॉर्म ऑफ वेव है, वो कहाँ ट्रेवल कर रहा है, वो वैक्यूम में ट्रेवल कर रहा है। और वैक्यूम में उसका स्पीड क्या होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वैक्यूम में स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वैक्यूम में क्या स्पीड होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो है हमारा कि जो हमारा वेवलेंथ है, ठीक है, अब देखना जो हमारा वेवलेंथ है, ठीक है, वेवलेंथ अगर आप बढ़ा दोगे, ठीक है, वेवलेंथ अगर आप बढ़ा दोगे तो क्या होगा, उसका फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे जितने वेव्स बनाए हैं, देखो यहाँ पे देखो, इसका क्या है, वेवलेंथ अगर अब मैंने बढ़ा दिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का, देखो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको मैंने बढ़ा दिया, तो फ्रीक्वेंसी कम हो गया, यहाँ से 1 सेकेंड था। अब देखो यहाँ वेवलेंथ को मैंने घटा दिया, यहाँ पे वेवलेंथ को और घटा दिया, तो इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, ठीक है। इसका मतलब वेवलेंथ को अगर हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, यहाँ से क्या समझ में, वेवलेंथ को बढ़ा देते हैं उसका फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है, लेकिन यहाँ से समझ में वेवलेंथ को घटा देते हैं तो फ्रीक्वेंसी इसका बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है बच्चों, देखो ध्यान से, इसका मतलब ये होता है कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो अगर हम क्या करते हैं, अगर हम क्या करें, ध्यान देना, अगर हम क्या करें, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दें, तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा c, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा c, जो क्या होता है, c बराबर क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। c बराबर क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ से हमारा क्या इक्वेशन आया कि म्यू इज इक्वल्स टू c/λ। ये इक्वेशन बहुत यूजफुल है, इसको आगे चल करके ध्यान रखिएगा, काम आएगा, ठीक है। तो म्यू इज इक्वल्स टू c/λ, हमने आज एक इक्वेशन सीख लिया है, ठीक है, जो जहां पर हमारा म्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, लैम्डा क्या होता है हमारा वेवलेंथ, और c होता है हमारा स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो यहाँ तक आपको उम्मीद करते हैं सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, तो देखिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने से पहले आप क्या करिएगा, चीजों को अच्छे तरीके से रिवाइज करके आइएगा, तब आपको सारा चीजें समझ में आएगा। और फिर हम पढ़ेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और हम ब्लैक बॉडी के बारे में जानेंगे, और हम अपना
सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच। तब तक के लिए रिवाइज करते रहे और अच्छा से पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।